हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी किए गए क्लास 12th फिजिक्स के मॉडल पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है और आज के वीडियो में हम लोग इस मॉडल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं क्लास 12th फिजिक्स के मॉडल पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है समविभवी सतह क्या है। समविभवी सतह क्या है? तो देखिए इसके नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है। समविभवी सतह यानी वैसा सतह जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है, समविभवी सतह कहलाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ इसका परिभाषा लिखा है। किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा सतह जिसके सभी बिंदुओं पर स्थिर विभव एक समान हो उसे समविभवी सतह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में मैंने लिख दिया, आप इसको पढ़ लेंगे। और समविभवी सतह का प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है, आप इसको देख लेंगे। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, गुण है, दो समविभवी सतह एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती है। दूसरा है विभव क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभवी सतह के लंबवत होती है। और तीसरा है किसी समविभवी सतह पर किसी परीक्षण आवेश को चलाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह हो गया समविभवी सतह का गुण। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है स्थिर वैद्युत के लिए गॉस का नियम लिखें। स्थिर वैद्युत के लिए गॉस का नियम लिखें। तो गॉस का प्रमेय होता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा एक सतह बना देंगे जिसको गॉसीय सतह कहा जाता है, यानी गॉसीय सरफेस कहा जाता है। इसके अंदर क्या Q1 Q2 Q3 बहुत सारे आवेश दिए गए हैं और यह विद्युत क्षेत्र E है। विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स अगर फाई करते हैं तो क्या होगा, 1/ε0 इंटू Q, ε0 इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ Q क्या है, टोटल आवेश का मान है जो इसके अंदर है, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। ठीक है, इसको गणितीय रूप में आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन E वेक्टर इंटू ds वेक्टर इक्वल टू Q इन बटा ε0। ε0 Q इन का मतलब अंदर उपस्थित टोटल आवेश। ठीक है, तो ये हो गया गॉस का प्रमेय, आप इसको ध्यान से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम को लिखें। जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम को लिखें। तो इस नियम को आप याद कर लें कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार में ऊष्मा उत्पन्न होता है। इस ऊष्मा को जिस नियम से ज्ञात किया जाता है उस नियम को जूल का ऊष्मीय प्रभाव का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी दिए गए प्रतिरोध से, देखिए नंबर 1 लिखा है, प्रतिरोध से किस समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा का मान उससे गुजरने वाले धारा के बल के समानुपाती होता है। तो यह मान लेंगे कि ऊष्मा H है और धारा I है, तो क्या होगा, H समानुपाती I², इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा कहता है किसी दिए गए प्रतिरोध में किसी विद्युत धारा के लिए उत्पन्न ऊष्मा का मान उस समय के समानुपाती होता है जब तक उसे धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी जितना देर तक धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, उस समय के समानुपाती होगा ऊष्मा का मान, यानी H समानुपाती हो जाएगा T, समीकरण 2 मान लेंगे। और तीसरा है किसी दिए गए प्रतिरोध में किसी विद्युत धारा के लिए किसी खास समय में उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रतिरोधक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, अर्थात H समानुपाती R। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो अब नीचे लिखिएगा आप समीकरण 1 2 3 से, देखिए H समानुपाती I² T और R है, तो एक साथ जब लिखिएगा समीकरण 1 2 3 से तो H समानुपाती हो जाएगा I² RT। ठीक है, यही जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम का गणितीय रूप हो गया, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध धारा के औसत मान को समझाएं। प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझाएं। तो देखिए मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया और ये हिंदी में है। तो औसत मान का परिभाषा होगा, प्रतिरोधी धारा का माध्य या औसत मान एक समान विद्युत धारा का वह मान है जो किसी खास समय अंतराल में उतना ही विद्युत आवेश भेजता है जितना उसी परिपथ में एक प्रतिरोध धारा अपने अर्ध चक्र में भेजता है। ठीक है, औसत धारा को IAV से सूचित किया जाता है जिसका मान होता है 63% I0, यानी जहां I0 क्या है, पीक करंट है। तो इसको हल करेंगे तो 0.63 इंटू I0 हो जाता है, इसका मान हो जाएगा इंटू I0। ठीक है,
यानी IAV इक्वल टू हो गया 0.63 इंटू I0। ये हो गया आपका एवरेज वैल्यू का मान, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो देखिए ये सिंबल सा परिभाषा है कि जब किसी चालक पर या जब किसी धातु पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देता है। यहाँ प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। यहाँ मैंने परिभाषा लिखा है, इसको आप पढ़ लेंगे कि चालक की सतह से उपयुक्त आवृत्ति वाले प्रकाश के विकिरण से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस प्रक्रिया से उत्पन्न विद्युत धारा को फोटो विद्युत धारा कहा जाता है। और आप ऐसा फिगर बना देंगे, यानी प्रकाश द्वारा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है उसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, यानी प्रकाश द्वारा करंट का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप फिगर बना लेंगे। ठीक है, अगला है बीटा किरण का 2 गुण लिखें। तो देखिए 2 गुण पूछ रहा है, काफी यह तुच्छ क्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, मात्र 2 गुण, आपको तो बहुत सारा गुण याद होगा। सबसे पहले तो हम गुण देख लेंगे कि बीटा किरण क्या है। एक रेडियो सक्रिय किरण है जो ऋण आवेशित होती है, पहला गुण हो जाएगा। बीटा किरण में क्या होता है? फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करने की क्षमता होती है। बीटा किरण में कागज को बेचने की क्षमता होती है। ठीक है, तो बीटा किरण का अनंत गुण है। ठीक है, इसका अतिरिक्त बीटा किरण का परमाणु संख्या -1 और द्रव्यमान संख्या 0 होता है। ठीक है, बीटा किरण क्या है? ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। बहुत सारा गुण हो जाएगा। बीटा का क्या होता है? वेग जो होता है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। इसका तो देख लीजिए, यहाँ लिखा बीटा किरण ऋण आवेशित होती है, यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, यह गैसों को आयनीकृत कर देती है, परंतु अल्फा कण से 1/100 गुना कम, अल्फा कण से 1/100 गुना कम क्या करती है? आयनीकृत करती है। तो ये हो गया बीटा का गुण। तो इतने सारे गुणों में आप क्या करेंगे? कम से कम 3-4 गुण याद रखेंगे। ठीक है, परीक्षा में अगर 2 भी गुण पूछता है तो आप 3-4 गुण लिखिए। ठीक है, अगला पी टाइप सेमीकंडक्टर की व्याख्या करें। तो देखिए जो सेमीकंडक्टर और चालक होते हैं, एक पी टाइप होता है, पी टाइप, और एक होता है एन टाइप। 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। तो देखिए आप दोनों का परिभाषा याद कीजिए। पी टाइप का मतलब हुआ कि वह अर्धचालक जिसमें छिद्रों की अधिकता होती है। कहेंगे कि वह अर्धचालक जिसमें छिद्रों की अधिकता होती है पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। और जब एन टाइप अर्धचालक की परिभाषा लिखिएगा तो लिखिएगा वह अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। एक बात और जान जाइए, मैंने बताया कि वह अर्धचालक जिसमें छिद्रों की अधिकता होती है पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। और याद कर लें, जब क्या करते हैं यानी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं, जब अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं तभी पी टाइप या एन टाइप अर्धचालक बनता है। तो देख लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे कि पी टाइप अर्धचालक में अशुद्धि बोरॉन या एल्युमिनियम के रूप में होता है। यानी जब पी टाइप अर्धचालक में बोरॉन या एल्युमिनियम मिलाएंगे, जो कि त्रिसंयोजी तत्व है, मिलाएंगे तो अब जाकर क्या होगा? पी टाइप अर्धचालक बनेगा। पी टाइप अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु अशुद्धि के रूप में मिलाने से कोटर का निर्माण होता है। कोटर में छिद्र का निर्माण होता है। पी टाइप अर्धचालक में कोटर की मात्रा मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा से अधिक होती है, इसलिए इसे कोटर बहुसंख्य आवेश वाहक के रूप में होते हैं। ठीक, आप इसको पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने इसको लिख दिया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सब पूछे जाते हैं। तो आप परिभाषा अगर याद करते हैं तो सिंपली क्या हो गया कि वह अर्धचालक जिसमें छिद्र की अधिकता होती है यानी कोटर की अधिकता होती है पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो एन टाइप अर्धचालक कहलाएगा। और एक और चीज़ याद कर लीजिए, जब अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी तत्व मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक बनेगा, और जब पंचसंयोजी तत्व मिलाया जाएगा तो एन टाइप अर्धचालक बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चालन पट्टी से आप क्या समझते हैं? चालन पट्टी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखिए मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको पढ़ लेंगे। ऐसा ऊर्जा पट्टी जो संयोजक कक्षा के बाहरी कक्षा के आच्छादन से तैयार होता है या बाहरी कक्षा के आच्छादन से तैयार होता है, यानी संयोजन कक्षा के आच्छादन से या बाहरी कक्षा के आच्छादन से तैयार होता है, उसे चालन पट्टी कहा जाता है। चालन पट्टी एक ऐसा ऊर्जा पट्टी है जो संयोजन पट्टी से ऊपर होता है। यह या तो इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से खाली होता है या अंशतः भरा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चालन पट्टी। यहाँ एक फिगर मैंने बनाया है, देखिए चालन पट्टी का। यहाँ सबसे ऊपर कंडक्शन बैंड है, चालन पट्टी है, और नीचे क्या है? वैलेंस बॉन्ड है। अब बीच में गैपिंग है जिसे फॉरबिडन बैंड
कहा जाता है। इस तरह का आप एक फिगर तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगला, प्रकाश के ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, तो पोलराइजेशन के द्वारा क्या प्रकाश का ध्रुवीकरण किया जाता है? यहाँ देखिए लिखा गया, प्रकाश के कंपन करने वाले विद्युत क्षेत्र सदिश को किसी एक दिशा में बाधित करने तथा किसी दूसरी दिशा में तरंग के लंबवत गुजरने देने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है, ठीक है। एंड ध्रुवण में क्या किया जाता है? प्रकाश को एक दिशा में मोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक दिशा में मोड़ दिया जाता है। फिर से परिभाषा याद कर लीजिए, प्रकाश के कंपन करने वाले विद्युत क्षेत्र सदिश को किसी एक दिशा में बाधित करने, यानी एक दिशा में क्या रोक दिया जाता है और दूसरे दिशा में क्या करते हैं? इसको भेजते हैं, बाधित करने तथा किसी दूसरे दिशा में तरंग के लंबवत गुजरने देने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयाम मॉडलन की व्याख्या करें। आयाम मॉडलन की व्याख्या करें। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, किसी निम्न आवृत्ति वाले सूचना सिग्नल या आधार तरंग को उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। यह मॉड्यूलेशन हो गया। और यहाँ आयाम मॉडुलन का परिभाषा देख लीजिए। मैंने मॉड्यूलेशन इसलिए लिख दिया है ताकि अगर मान लेते परीक्षा में मॉड्यूलेशन पूछ दिया तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, उसे ही बनाएंगे। तो मॉड्यूलेशन का परिभाषा हमने लिख दिया और यहाँ आयाम मॉडुलन का परिभाषा है, नीचे देखिए आयाम। तो इसका परिभाषा हो गया, यदि उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग का आयाम निम्न आवृत्ति वाले आधार तरंग का सूचना संकेत के आधार पर परिवर्तित होता हो तो इस मॉड्यूलेशन को आयाम मॉडुलन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह परिभाषा आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं? विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा, जब किसी एलसीआर सर्किट से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसमें प्रेरक संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो एक खास आवृत्ति पर इससे गुजरने वाली विद्युत धारा का मान महत्तम होता है, इससे विद्युत अनुनाद कहते हैं और इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति इस आवृत्ति को कहा जाता है। आप लिख लेंगे परिभाषा को अच्छा से। अगला है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? काल्पनिक है। ऐसा काल्पनिक रेखाएं जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, ठीक है। इसका मैंने डिफरेंस इंग्लिश में डाल दिया है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, जो किसी स्थान में विद्युत क्षेत्र को दिखाती है। और ये याद रखें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी काटती नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों? तो कहा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, और काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श से खींचा जा सकता है, जिससे एक ही बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसी कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। मेन रीजन क्या है? कटान बिंदु पर दो दिशा होना, क्योंकि एक बिंदु दो दिशा होता नहीं है, ठीक है। अगला है, संधारित्र के श्रेणी क्रम समूहन की व्याख्या करें। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें एक संधारित्र का यानी प्रथम संधारित्र का संघनक प्लेट दूसरे के संग्राहक से और दूसरे का संघनक तीसरे के संग्राहक से जुड़ा होता है, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यानी क्रम में जब जुड़े होते हैं तो इस संयोजन को संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, देखिए नीचे लिखा, यदि किसी परिपथ में दो या दो से अधिक संधारित्र इस प्रकार जुड़े हो जिसमें कोई शाखा नहीं हो तो उसे श्रेणीक्रम समूहन कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ फिगर में बनाया गया है, आप देख लेंगे इसको। श्रेणीक्रम समूहन के लिए क्या होता है? 1/CS, यहाँ CS सीरीज हो गया, CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 हो गया, ठीक है। यहाँ इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छा से। ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड वन बाय वन सच as there is no branch between them is called series combination. Charge on each capacitor is series is same. यानी क्या होता है, सीरीज में जब जोड़ते हैं तो प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो आप इसको बना लेंगे फिगर के साथ। अगला है, एंड गेट की व्याख्या करें। एंड गेट की व्याख्या करें तो देखिए, एंड गेट का मतलब मल्टीपल गुना और गेट का मतलब होता है प्लस। तो देखिए मैंने परिभाषा लिखा है, ऐसा तर्क या परिपथ जो तब तक ध्वनि निर्गम सिग्नल उत्पन्न नहीं करता जब तक दोनों या सभी निवेश सिग्नल ध्वनि न हो जाए, ऐसे तर्क द्वार को एंड गेट कहा जाता है, ठीक है। याद रहे, यह दो इनपुट और एक आउटपुट गेट है, इसमें दो से अधिक भी इनपुट हो सकते हैं। इसका ये क्या हो गया? लॉजिक संकेत हो गया। इसका बुलियन व्यंजक लिखिएगा, बुलियन व्यंजक A
डॉट बी इक्वल टू वाई, इसका बुलियन व्यंजक है। यह गुना का प्रतिनिधित्व करता है, जो एंड गेट है गुना का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आप क्या कीजिएगा, ट्रूथ टेबल बनाइए। एक होता है ट्रूथ टेबल, नीचे बना दीजिएगा ट्रूथ टेबल। तो ऐसे घेर करके आप बना लेंगे, ए और बी लिख देंगे, ठीक है। तो ए और बी जो होंगे यह इनपुट होंगे और वाई जो लिखेगा वह आउटपुट होगा। तो इनपुट अगर क्या होगा, वाई का मान क्या होगा, ए गुना बी के बराबर होगा। जब इनपुट 0 हो, ए का मान 0 और बी का मान 1 हो, तो एक क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 आएगा। ऐसे हम तीनों बना लेंगे। जैसे देखिए थोड़ा सा मैं डिटेल्स कर देता हूँ, आप ऐसे बड़ा कर देंगे। इनपुट में ए और बी डाल देंगे, ए और बी, आउटपुट में वाई डालेंगे। वाई का मान क्या होगा, ए और बी के गुणा में बराबर होगा। जैसे इनपुट 0, ए का मान और बी का मान 1 है, तो ए क्या होगा 0 आएगा आउटपुट। अगर यह 1 है या 0 है तो क्या होगा, फिर 0 आएगा। दोनों 0 हो तभी क्या होगा, 0 आएगा। अगर 1 1 हो तब क्या होगा 1। यह ट्रूथ टेबल होगा, ठीक है। यह गुना का प्रतिनिधित्व करता है एंड गेट, याद रहेगा। तो इस तरह आप इसका ट्रूथ टेबल बना देंगे। अगला है, किसी माध्यम की चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं। किसी माध्यम की चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं। देखिए कहा है, किसी माध्यम के द्वारा धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता को गुजरने देने की क्षमता उस माध्यम की चुंबकशीलता कहलाता है। उस माध्यम की चुंबकशीलता कहलाता है। यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा है, द कैपेसिटी ऑफ ए मीडियम टू अलाउ द पास द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड परमिटिबिलिटी ऑफ मीडियम। आप इसको याद कर जाएंगे अच्छा से, इसे किसी माध्यम की चुंबकशीलता कहा जाता है, ठीक है। अगला, प्राथमिक इंधनुष को समझाएं। देखिए अक्सर क्या होता है, दो इंद्रधनुष बनते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष की तीव्रता कम होती है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता ज़्यादा होती है। इसलिए प्राथमिक इंद्रधनुष ही आपको दिखाई देता है, द्वितीयक भी दिखाई देता है, लेकिन अल्प मात्रा में आपको दिखाई देता है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि जब वर्षा के दिनों में सूर्य का प्रकाश वर्षा के बूंदों को पड़ता है, तो सूर्य के प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे वह प्रकाश वर्ण विक्षेपित हो जाता है और वही प्रकाश आसमान में जाकर स्पेक्ट्रम के रंगों वाला रंगीन चाप बनाता है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। इसे रंगीन कलरफुल चाप बनाता है, जिसको इंद्रधनुष कहा जाता है, ठीक है। जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा के कारण वर्ण विक्षेपण होता है वर्षा के बूंदों के द्वारा, तब जाकर इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आप याद है, अक्सर दो इंद्रधनुष बनता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक छोटा होता है, द्वितीयक बड़ा होता है। प्राथमिक चमकीला होता है, द्वितीयक कम चमकीला होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड के सिद्धांत के कमियों को लिखें। दो कमी दो दोष बताना है। तो बोर्ड के सिद्धांत का भी बहुत सारा दोष है, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर दिया। तो सबसे पहला दोष है, बोर्ड के सिद्धांत के आधार पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो पाती है। यानी इसका दोष है कि जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसके परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या होगी, और जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका व्याख्या नहीं होगा। दूसरा, यह स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाले धूमिल सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या नहीं कर पाता है, ठीक है। तीसरा दोष है, यह परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझाने में भी असफल रहा है। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के विषय में कोई सूचना नहीं देता है। तो यह बोर्ड के सिद्धांत की कमियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नमन कोण से आप क्या समझते हैं। नमन कोण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पृथ्वी के क्षैतिज सतह के साथ बनने वाला कोण उस बिंदु पर नमन कोण कहलाता है। नमन कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है। फिर से, पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज के साथ बनने वाले कोण उस बिंदु पर नमन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा से सूचित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निकट दोषी दोष की व्याख्या करें। निकट दोषी दोष, तो दोष तो चार प्रकार का मुख्यतः है, निकट दोषी दोष, दूरदृष्टि दोष, अबिंदुकता और ज्यादा दृष्टि दोष। तो आप याद रखिए कि जो दिखाई देता है आपको वही दोष हो जाता है। जैसे यदि आपको निकट की वस्तु दिखाई देती हो तो आपके आंख में निकट दृष्टि दोष होगा। अगर आपको अगर आपको दूर की वस्तु दिखाई देती हो तो आपके आंख में दूरदृष्टि दोष होगा। जो दिखाई देता है वही दोष होता है। तो यहाँ निकट दृष्टि दोष का परिभाषा देना है तो कहा जाएगा कि वह नेत्र जो निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए, आंख का ऐसा दोष जिसमें कोई इंसान आंख के करीब के वस्तु को साफ साफ देख सकता है परंतु आंख के दूर रखी गई वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष से वह प्रेरित होता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार करते हैं, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार करते हैं। आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखिए,
एक निकट दोष, निकट हो गया जिसमें हमने क्या बताया अवतल, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में क्या बताया मैंने, उत्तल। तो याद कर लेंगे, दूर में क्या है 2 शब्द है तो उत्तल में क्या है 3 शब्द, निकट में जब 3 शब्द है तो अवतल में 4 शब्द है, यानी एक शब्द ज़्यादा, 4 लेटर है, 1 लेटर ज़्यादा है इसमें, ठीक है। वैसे दूर में 2 लेटर है तो उत्तल में क्या है 3 लेटर है, 1 लेटर ज़्यादा है, ठीक है। ओके, ठीक है, याद कर लेंगे क्योंकि बार बार फंसता है। अगला है फैक्स क्या है, आप फैक्स से क्या समझते हैं, ठीक है। तो फैक्स का यहाँ देखिए फैक्सिमाइल्स जो है फैक्स का फुल फॉर्म है। और फैक्स क्या करता है, फैक्स एक मशीन है, फैक्स क्या है, एक मशीन है जो दस्तावेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। जैसे आपको क्या, यहाँ आप घर बैठे अगर चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट दिल्ली या किसी दूसरे स्थान पर चला जाए तो फैक्स के माध्यम से आप भेजेंगे। तो क्या करेगा, फैक्स मशीन यहाँ स्कैन कर लेगा और जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ क्या करेगा, उसका जेरॉक्स निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ दिया है, यह प्रतिलिपि चित्र या दस्तावेज को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक संकेत में बदलकर दूसरे स्थान तक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भेजता है, जहाँ इसे अभिग्राही द्वारा अभिकृत कर पुनः दस्तावेज में बदल दिया जाता है, यानी पुनः उसका जेरॉक्स निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका फैक्स, ठीक है। चलिए, तो आज यहाँ जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है खत्म हो जाते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।